नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवांश सिंह और मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। और यहीं मेरे बगल में बैठे हैं मेरे बाबा जी। और आज हम कुछ बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे बाबा जी, इस दुनिया में हर एक चीज़ का धीरे धीरे या तेज़ी से विकास होता रहता है। तो बाबा जी, क्या आपके पहले का सामाजिक परिवेश और वर्तमान सामाजिक परिवेश में क्या कुछ अंतर समझ में आता है? हाँ देवांश, अंतर समझ में आता है। पहले एक तरीके से हम लोग प्राथमिक समूहों में रहा करते थे। प्राथमिक समूहों से तात्पर्य ये है कि एक बालक जो है ये अपने माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी के बीच रहा करता था। जी। और ये जो हमारा ये परिवेश हुआ करता था, जी। इसमें हम कुछ अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते थे। जी। इनके अनुभवों को हम प्राप्त करते थे, उनके आदर्शों पर हम चलते थे। जी। सच्चाई, ईमानदारी, एक दूसरे की मदद करना, किसी भी आदमी को ऐसा कुछ न करना जिससे उसको कष्ट जी। हो, और एक दूसरे की मदद करने के लिए जी। लोग तैयार रहा करते थे। लेकिन आज जो वर्तमान सामाजिक परिवेश है, जी। तो सामाजिक परिवेश में हमारा तात्पर्य इससे भी है कि हमारा जो समाज है यह पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति निष्ठावान हुआ करता था। लेकिन वर्तमान सामाजिक परिवेश जो है, इसके अंदर अब वह पुरानी स्थिति नहीं रह गई है। अच्छा। इसमें लोग अपनी स्वार्थ के हिसाब से ज़्यादा हद तक एक दूसरे से संबंध बना के रखते हैं। और अब हम एक तरीके से ये कहें कि हम प्राथमिक समूह नहीं बल्कि द्वितीयक समूह में रहने के आदी हो गए हैं। द्वितीयक समूह से हमारा तात्पर्य यह है कि अब हम एक तरीके से शीत जगत में रहते हैं। हम अपने जो मौलिक परिवेश है उस पर ध्यान न दे करके हम बाहरी परिवेश में ज़्यादा कुछ अपना समय खर्च करते हैं या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और ये द्वितीयक समूह से मेरा तात्पर्य यह है कि वह अपने परिवार कुटुंब से हट करके अन्य सोसाइटी में वो अपने को अपीयर कर लेता है। और यहाँ ज़्यादा हद तक ये निर्भर करता है कि बच्चा स्वयं, उसका विवेक जो है उस पर काफ़ी प्रभावी हुआ करता है। क्योंकि वहाँ न माँ है, न बाप है, न चाचा है, न चाची हैं, न भाई हैं। इनका जो एक निर्देश हुआ करता था उससे बालक जो है बहुत दूर हो जाया करता है। और वह दूसरे परिवेश में, माने दूसरे लोगों के बीच में जब रहता है, तो अब वहाँ उसका विवेक ही सबसे बड़ा प्रभावशाली अस्तित्व बनकर के सामने आता है। अब वो ये सोचता है कि हम क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमको कैसे रहना चाहिए, यह निर्णय स्वयं पर उस पर आ जाता है। और वह लड़का जो है बहक भी जा अपने लाइन से भटक भी जाता है। दूसरों के पीछे वह विवेकहीन होकर के घूमने भी लगता है, कुछ गंदी बुरी आदतें भी सीखता है। और यही नहीं है, नेगेटिव ही नहीं है, पॉजिटिव भी है। और हम समाज में अच्छे विचारों को भी ग्रहण करते हैं। व्यक्ति का विकास, उसकी महानता, कहाँ हद तक, किस हद तक वो आगे जा सकता है, ये इसकी प्राप्ति जो है उसको समाज से ही होती है। उसकी महानता की, उसकी बौद्धिकता की, एक तरीके से ये कहें कि चारित्रिक हिसाब भी समाज में ही जो है वो प्राप्त करता है, उसी के से वो जाना भी जाता है। और इस ढंग से तब में अब में कुछ अंतर आता है। दूसरा सवाल सब खड़ा दो। तो बाबा जी, जैसे शिक्षा का निरंतर विकास होता रहता है, निरंतर विकास, तो पूर्व और वर्तमान शिक्षा पद्धति में आपका क्या विचार है? देखो, परिवर्तन जो है यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन की धारा को हम रोक नहीं सकते हैं, वो सतत हुआ करता है। चाहे वो बौद्धिक क्षेत्र हो, चाहे वो क्या नाम है ये तो चाहे किसी भी क्षेत्र का मामला हो, चाहे सामाजिक परिवेश हो या राजनैतिक परिवेश हो या आर्थिक परिवेश हो, इन सब में जो है
परिवर्तन होता रहता है। होता है। तो जहाँ तक शिक्षा की बात तुमने किया है, तो पहले शिक्षा के लिए एक लालसा जो है उसके हृदय के अंदर से निकलती थी। वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित हुआ करता था। तो पहले जो शिक्षा हुआ करती थी यह ज्ञान प्राप्ति के लिए हुआ करती थी, न कि पैसे के लिए हुआ करती है। और आज वर्तमान की जो स्थिति है या वर्तमान में जो हम कुछ देखते हैं, शिक्षा ज्ञान के लिए नहीं बल्कि धनोपार्जन के लिए हो रही है। जितने अध्यापक तुम्हारी समझ में आते हैं या दिखाई देते हैं उसमें 95% जो है वो प्रोफेशनल है। और पहले जो हमको शिक्षा देता था, जो हमारा गुरु हुआ करता था, वह व्यक्तित्व से महान होता था। उसका कैरेक्टर बहुत ही ऊंचा हुआ करता था। उसके अंदर समाज की किसी भी कुरीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और निष्काम बगैर स्वार्थ के वह बच्चों को ज्ञान प्रदान करता था और बच्चे उस ज्ञान को हासिल करके एक महान विभूत के रूप में हमारे सामने आते थे। लेकिन आज की जो स्थिति है उसके ठीक अपोजिट है। ज्ञान तो प्राप्त होता है, हर क्षेत्रों में होता है, लेकिन वह एक तरीके से विकार रहित नहीं होता है। उसके अंदर स्वार्थ की भावना होती है। वह माने जो शिक्षा का एक पवित्र उद्देश्य है उससे कहीं ज़्यादा वो माने उस पवित्र उद्देश्य से नीचे है। माने पूर्व के और आज के शिक्षा में जो ध्येय है वो माने काफ़ी कुछ अंतर दिखाई देता है उसके लिए। लेकिन आज भी कुछ टीचर्स पहले जैसे हैं अभी नहीं, आज भी गुरुओं की कमी नहीं है। हाँ। ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जो गुरु और शिष्य का जो एक अटूट संबंध पहले हुआ करता था, एक आत्मीय लगाव हुआ करता था, उनमें कोई दूरियां समझ में नहीं आती थी। गुरु भी काफ़ी माने हद तक वो अपने शिष्य का कल्याण चाहता था, लेकिन आज कल्याण तो हमारा गुरु चाहता है, लेकिन वो सीमा रेखा जो है नहीं रह गई है जो पहले हुआ करती थी। अभी वो अच्छा बाबा जी, पारिवारिक जीवन के संबंध में पूर्व और वर्तमान में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो, पारिवारिक परिवेश जो है आज हमारा पाश्चात्य सभ्यता से एक तरीके से यूं कहें कि लवरेज है, तो कोई दोष नहीं है। अब हम अपने पुराने शिष्टाचार को, पुराने आदर्शों को, उस नैतिकता को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि वर्तमान में बहुत ही चकाचौंध की तरफ हम ध्यान देते हैं। हाँ, चकाचौंध की तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो पहले की स्थिति आज की तारीख में नहीं रह गई है। अब एक तरीके से नाभिकीय परिवारों का उदय हो रहा है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं या एक तरीके से यूं कहें कि टूट भी गए हैं। करीब करीब 95% तो मेरी समझ में यही आता है कि वह संयुक्त परिवार प्रथा जो है कि जो एक पद्धति थी वो आज की तारीख में टूट गई है। और संयुक्त परिवार जो है एक तरीके से मनुष्य का जीवन बीमा होता है। किसी भी दुर्घटना के बाद वो परिवार बाकी बचे हुए सदस्यों को उसी प्रकार पालता है, पल्लवित और पुष्पित करता है जैसे वह स्वतः अपनी संतानों के लिए करता है। तो ये अंतर जो है दिखाई देता है। आज नाभिकीय परिवार है वो टूटता जा रहा है। एक दूसरे से लगाव जो है एक तरीके से दिखावा मात्र रह गया है। यहाँ स्वार्थ जो है एक तरीके से चरम पर पहुँच चुका है और वह अपने नैतिक मूल्यों का त्याग करता जा रहा है। अच्छा बाबू जी, जैसे हर एक देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश के प्रति काफ़ी लगाव और प्रेम होता है देश के प्रति, तो क्या देश प्रेम के विषय में आपके संक्षिप्त विचार क्या हैं? देखो, देश प्रेम, प्रेम शब्द ही निर्विकार होता है, उसमें स्वार्थ के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए प्रेम शब्द जो देश के साथ लगा हुआ है वह किसी भी मुल्क में रहने वालों के जो विचार होते हैं
यह देश के लिए समर्पित होते हैं। वह अपना, अपने परिवार, अपने संबंधी या अन्य चीज़ों से ज़्यादा जो है महत्व देश को देता है। एक तरीके से यूँ कहें कि उसका जो है देश के प्रति एक दीवानगी होती है, विचारों से वह देश के प्रति न्यौछावर हो जाता है, बिना स्वार्थ के। बगैर स्वार्थ। पहले तुमने देखा भारत की आज़ादी में ऐसे महान युग पुरुष भी हुए, ऐसे क्रांतिकारी भी हुए जिन्होंने अपने और अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं। उनका अपना कुछ था ही नहीं, न उसके बदले उन्होंने किसी से कोई मोल या मूल्य लिया। बगैर मूल्य लिए वो अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं। तो देखो, देश प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो परिवार, जात, धर्म, संप्रदाय से काफ़ी ऊपर है। और जब देश प्रेम का जज्बा किसी भी देशवासी की नसों में दौड़ने लगता है तो वह दुनिया की हर चीज़ को भूल जाता है और अपनी मातृभूमि, अपने देश के प्रति वह सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। स्टार्ट। हाँ देवांश, आज मैं तुम्हारे जो गुरुजी हैं, शुभम सर। माननीय शुभम जी, मैं उनका आभारी हूँ जो प्रेरित करके तुम्हें कुछ जानने के लिए तुम्हें सामने, समाज के सामने ले आए हैं। और जो मेरा एक छोटे से पॉइंट पर जो अपना अनुभव था मैंने तुम्हें बताया, और मैं बार बार शुभम जी का धन्यवाद करता हूँ और उनका एक तरीके से मैं आभारी हूँ। और मैं चाहूँगा कि आने वाले कल में भी वो बच्चों को ऐसे ही प्रेरित करते रहें ताकि वो कुछ अपने पूर्वजों से या वर्तमान में जो उनसे श्रेष्ठ हैं उनके विचारों से वे अवगत हों। और मैं फिर एक बार अपने शुभम जी का धन्यवाद करता हूँ। तो धन्यवाद बाबा जी हमारे साथ विचार विमर्श करने के लिए।